पल्लव, राष्ट्रकूट, चेर ये थी। तो इनका भी विकास हुआ ईसवीं शताब्दी 100वीं से लेकर 1200 तक में। तो इसमें आपको जानने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होगा, मोटे मोटे तौर पर मैं सारा आउटलाइन ही आपको समझा रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर संगम काल का उल्लेख करना आवश्यक है कि ये संगम काल आजकल जो तमिल है ना उस क्षेत्र को इंगित किया जाता है। तो इस संगम काल है क्या? ये तमिल कवि क्या करते थे, सभाएं करते थे, आयोजन करते थे, है ना। तो कपाटपुरम, मदुरई इनमें सभाएं होती थी और ये काल जो है वो संगम काल कहलाता है। तो इसमें जो है इन सभाओं में बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते थे और पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, है ना, पांड्य, चेर, चोल, है ना, इनका उल्लेख करना होगा। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ हमारी संस्कृति का विकास हुआ क्योंकि यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र है, भारत एक प्रायद्वीप है, आपको पता है। और यहाँ जो है अच्छा खासा समुद्री मार्ग से व्यापार भी होता था। और पांड्य राज्य, जैसा पांड्य राज्य है वो बहुत सशक्त राज्य था। मछली इसका जो है वो एक प्रतीक चिन्ह है। यहाँ मोती पाया जाता था, समृद्ध क्षेत्र था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपको। और चेर जो आज का केरल है ना, यहाँ गन्ने की खेती होती थी, बड़ी फेमस थी गन्ने की खेती। और चोल है, जो चोल का प्रतीक चिन्ह जो है वो बाघ है। और चोलों ने कई बार चेरों को परास्त किया। पहले चेर बहुत शक्तिशाली थे लेकिन चोल प्रशासक बाद में बहुत सशक्त हो गए, तो उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और यहाँ दक्षिण में जो है पांड्य राज्य, चोल राज्य, है ना, और चेर राज्य, ये मदुरई, ये इलाके आज का कर्नाटक, आज का केरल, आज का तमिल, है ना, इन सब के बारे में हम आपको पढ़ेंगे। यहाँ जो है वो आज भी संस्कृति तुलनात्मक रूप से विशुद्ध है। इसका कारण ये है कि दक्षिण में जो विस्तार है वो विदेशी आक्रांताओं का बाद में हुआ, इसीलिए वहाँ जो भी संस्कृति थी वो विशुद्ध रही। भारतीय संस्कृति का विशुद्ध स्वरूप आज भी वहाँ देखने को मिलता है। केले के पत्तों को यूज़ करना, धर्म की पूजा, यज्ञ वेदियों का घरों में होना, और प्रकृति के निकट अधिक रहना, और प्रकृति के निकट रह कर के सारे कार्य संपादित करना, और धार्मिक विशुद्धता, वो सभी जो आपको इस समय में देखने को विशुद्ध थी वो आज भी किसी न किसी रूप में आंशिक रूप से देखने को हमको मिलती है। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये सब जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, इससे हमारी जो है वो समृद्धि भी रही, विकास हुआ। और कहने का तात्पर्य ये कि ये जो चेर राज्य है जिसका प्रतीक चिन्ह झंडे जैसा था, और चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ जैसा था, तो ये इन्होंने उन्नति की। ऐसे ये मछली इनका पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। तो ये सब बताते हैं कि यहाँ जो है संस्कृति का, समृद्धि का विकास हुआ। और राजाओं ने ग्राम प्रशासन चोलों का सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। भारतीय ग्राम प्रशासन की नींव सर्वप्रथम यही रखी गई थी। तो जहाँ उत्तर भारत में हमें समृद्धि दिखाई देती है, उत्तर भारत में जहाँ हमको विशेषता दिखाई देती है कि विस्तार हुआ, संस्कृति और देश की एकता, राजनीतिक एकीकरण देखने को मिला, वहीं हमको दक्षिण में भी जो है वो समृद्धि देखने को मिलती है संगम काल में, है ना, सभी स्थानों पर। तो इसको भी पढ़ना उल्लेखनीय होगा। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेर, पांड्य, इनका अध्ययन करेंगे, जिससे आपको प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति का ज्ञान होगा। और बाद में जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो राष्ट्रकूट दक्षिण से, बंगाल से पाल, और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार। तो पूर्व से पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट, इनकी वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ।
तो और बाद में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से उत्तर में राजपूतों ने 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राज्य किया। देश को एकत्रित करने की, एकीकरण करने की का भी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनको पूर्ण सफलता नहीं मिली। इसीलिए जो मुस्लिम आक्रांता आए भारत में वापस गए। तो ये मोटी मोटी पृष्ठभूमि है जिसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानने को मिलेगा। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।